डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी की जानकारी देना चाहूँगा। बचपन से ही मैंने ये अपने अब्बू से सीखा था कि दुनिया ताकत से चलती है, इसलिए मैं ताकत को पाना चाहता था। बचपन में मेरे ऐसे दोस्त थे जिनके शरीर मुझसे तगड़े हुआ करते थे, इसलिए जब भी मैं उनसे लड़ाई करता वो जीत जाते, मेरी बहुत पिटाई करते। जब मैं लड़कर घर आया करता था तो मेरे अब्बू कहा करते थे, जीतना ज़रूरी नहीं होता, आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आज हारे हो कल मत हारना, ताकतवर बनना है, शरीर से ही नहीं दिमाग से भी। और यही बातें धीरे धीरे मुझे बदलती जा रही थी। मैं ताकत का ऐसा शौकीन बन गया था कि मुझे ताकत चाहिए थी एक नशे की तरह, और उसे पाने के लिए मैं जिस भी रास्ते पर जा सकता था मैं कोशिश करने वाला था। मैं छोटी सी गैंग बना चुका था। अब कुछ ऐसे लड़के जो आवारा घुमा करते थे, मैं उन्हें छोटे मोटे काम दिला दिया करता और उनसे अपने काम निकलवाया करता। उन्हें कई जगह जान पहचान से काम पर लगवा दिया करता और वो मेरे लिए वो काम करते जो मैं नहीं कर सकता था। मैं उन लड़कों को पीटा करता था जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाया था। अब उन्हें पीट कर जो मज़ा आता था वो खुशी मैं महसूस किया करता था। इस तरह से मैं छोटी सी गैंग चलाने लगा था, लेकिन कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा था। मैं बस अपने बदले ले रहा था उन लड़कों की गैंग बनाकर। और जब मैं 16 साल का हो गया था तब मेरे अब्बू की लड़ाई किसी के साथ हो गई। वो यहाँ का एक छोटा सा डॉन था, या कहें वो वसूली किया करता था, और मेरे अब्बू की छोटी सी दुकान थी। मेरे अब्बू को वो काम करने नहीं देता था। मेरे अब्बू वसूली देना नहीं चाहते थे, इसलिए उनमें झगड़ा रहता। और एक दिन उसने अपनी जान पहचान लगाई और मेरे अब्बू को किसी केस में फंसा दिया। मेरे अब्बू को जेल हो गई थी और मैं घर का खर्च चला नहीं सकता था। तब मुझे लगने लगा ये दुनिया ताकत से चलती है और मेरे पास वो ताकत नहीं थी कि मैं उससे झगड़ पाता। इसलिए मैंने सोचा ये गैंग को बड़ा करने का समय है। उसके बाद मैं ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो उसके दुश्मन थे। अब्बू से सीखी हुई बातें मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था अब्बू मुझे झगड़ालू नहीं बनाना चाहते थे, वो तो मुझे कामयाब बनाना चाहते थे। बस उनकी बातों का मैं गलत मतलब समझ बैठा। वो जेल में थे और 2 साल की सज़ा हुई थी उन्हें, और उनका बदला लेने के लिए मैं अपनी गैंग को बड़ा करता गया। वो गैंगस्टर उसको जितने भी नापसंद किया करते सबको मैंने इकट्ठा कर लिया था और उस पर हमला करना चाहता था। और एक दिन एक गली में उसे घेर लिया। उसके 15 लोग थे, हमारे पास 40। मैंने उसकी पिटाई तो बहुत की थी, लेकिन बाद में उसने मुझसे भी वो बदला लिया था। घेर लिया था मेरे घर में उन सब लोगों ने। 15 थे वो। मुझे बहुत पीटा, मेरी पीठ की एक हड्डी तोड़ डाली थी उन्होंने, और उसके बाद एक केस में मुझे फंसा दिया। 3 महीने की जेल हुई थी मुझे। और तब मैं समझ गया था, आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, अगर आप अमीर नहीं हैं कुछ नहीं कर सकते। भले ही उस जेल में मैं अब्बू से मिल पाया था, लेकिन मेरा दिमाग घूम चुका था। अब्बू समझा रहे थे कोई बात नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। और मैं बदला चाहता था। बदला एक नशा होता है जो आपकी नसों में दौड़ना शुरू कर देता है और आपको उसकी लत लग जाती है। आप उससे दूर नहीं हो सकते। मैं जब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकला था, मैं अब सोच बैठा था बदला तो लेना है, और बदला अब छोटी मोटी गैंग बनाकर नहीं लूँगा। आप गैंग तभी बना सकते हैं जब आप किसी की मदद करें, और मदद करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है जो मेरी जेब में नहीं था। तो मैंने ऐसे काम शुरू कर दिए जिससे मैं पैसे कमा सकता था।
मैंने लोगों की ज़मीनों को हड़पने का काम शुरू किया। ऐसी ज़मीनें जो सस्ते में मिल रही थी, मैं उन्हें और भी ज़्यादा सस्ते में लेने की तैयारी करना चाहता था। मैं उन्हें डरा देता, वहाँ उन्हें धमकाने लगता। जितने लोग मुझे जानते थे उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते और उन्हें सस्ते में वो ज़मीन बेचनी पड़ी। जब मैंने आगे उस ज़मीन को किसी और को बेचा, वो महंगे में बेच पाया। इस तरह से 30% मुनाफा कमाया था मैंने। और मेरा दिमाग देखिए, 30% पैसा मैंने अपने पास नहीं रखा, धीरे धीरे उन लोगों में बांटा और उन लोगों में ऐसे बांटा कि एक और काम करना होगा तब ये पैसे मिलेंगे। इस तरह एक और ज़मीन हड़पी, उससे 40% मिला। उन्हें पहले वाला 30 दिया, 40 फिर मेरे पास और 40 की लालच देकर एक और जगह। इसी तरह धीरे धीरे मेरे पास पैसे बढ़ते जा रहे थे और उन पैसों का इस्तेमाल मैं उन लोगों में कर रहा था जो मेरे लिए काम करना चाहते थे। बड़े बड़े गैंगस्टर, उनके आदमी छोड़ छोड़ कर मेरे पास आ रहे थे और मुझे 2 साल के अंदर बदला लेने का मौका मिल गया। अब्बू अभी छूटने वाले थे, 3 महीने बचे थे और उस गैंगस्टर को घसीटते हुए मैं जेल के बिल्कुल सामने लेकर आया था और वहाँ पीटा था पुलिस वालों के सामने। वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे। दहशत हो गई थी मेरी। पैसे बोलते थे पैसे। और मेरे अब्बू ने समझाया था, मेरे बेटे तुझे ये बनाना नहीं चाहता था मैं, तू कुछ और बन रहा है। मैंने कहा ताकत वो बनाती है अब्बू जो कोई सोच नहीं सकता। मैं वो बनना चाहता हूँ, मुझे राज करना है दुनिया पर। अब्बू समझा रहे थे और मेरा झगड़ा अब्बू से हो गया। भले ही झगड़ा हुआ था, अब्बू को 3 महीने पहले छुड़वा लिया मैंने। अब वहाँ लोगों से माफ़ी मंगवाई थी, उस गैंगस्टर से भी माफ़ी मंगवाई थी, लेकिन अब पैसे कमाने का तरीका ज़रूर सिखा दिया था उसने। कैसे लोगों की ज़मीनें हड़पनी है, कैसे नशों को बेचना है, कैसे ये काम किए जा सकते हैं और पैसे कमाए जा सकते हैं। जब आपकी ताकत बढ़ने लगती है, लोग डरना शुरू हो जाते हैं। और मैं अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। दौलत, सत्ता और ताकत के आगोश में मैं गढ़ता जा रहा था। मुझे सही गलत की समझ ना रही थी और कैसे लोगों की परेशानियों का फ़ायदा उठाकर कमाई की जाती है ये मैंने जान लिया था। और मुझे किस दिशा में ये ले जा रहा था मैं ये समझ नहीं पा रहा था। ताकत नशा होता है, नशा आँखों को बंद कर देता है, दिमाग को बंद कर देता है। दिशा सिर्फ एक ही नज़र आती है, लेकिन कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आपको पता नहीं चलता आप गलत हैं, बाकियों को पता चलता है। लेकिन जब नशा सर पर चढ़ चुका हो दौलत का, तो दूसरों पर भरोसा नहीं करते। मैं इतना अमीर हो गया था कि कोई भी मुझ पर आंख उठाकर देख तक नहीं सकता था। पुलिस वाले डरने लगे थे। यहाँ पर कब्जे करने लगा था मैं, और अब कब्जे भी ऐसे करता था कि जिसकी ज़मीन मुझे पसंद आ जाए मैं उस ज़मीन को खरीद लेता और उन्हें कुछ कौड़ियों में पैसे देता। आप समझ सकते हैं ना, जब यहाँ पर कोई बड़ी इमारत बनने वाली हो तो उस ज़मीन को खरीदने से पहले वो बोली लगाते हैं, और मैं उस बोली लगने से पहले उस ज़मीन को बड़ी ताकत के साथ खरीद लिया करता था सस्ते में। इस तरह से मेरी ताकत बढ़ती गई और एक दिन एक ऐसी ही ज़मीन थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मुझे यहाँ का डॉन कहा जाने लगा था। उम्र मेरी 30 साल हो गई थी। इतने सालों में रुतबा कमा लिया था मैंने, रुतबा, और यहाँ लोग डरने लगे थे। एक ज़मीन जिस पर एक शॉपिंग मॉल बनने वाला था मुझे पहले से पता लग गया। अब शॉपिंग मॉल 1 साल बाद शुरू होता और मुझे उस ज़मीन को चाहिए था। ये ज़मीन सड़क से बहुत दूर थी, लेकिन उस शॉपिंग मॉल बनाने वाले को पसंद आ गई थी, इसलिए उस ज़मीन को मुझे सबसे पहले खरीदना था, बाद में महंगे भाव में बेचना था। अब मैं उस आदमी से बात करने लगा। गरीब किसान था वो, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, धमकियां हर रोज़ दिया करता, वो मानता नहीं। और उसका एक पोता था। उसके बेटे की मौत काफ़ी समय पहले हो गई थी, लेकिन उसका पोता बार बार मेरे पांव पकड़ता और कहता, आप हमारी ज़मीन जाने दीजिए, ये पुश्तैनी ज़मीन है, हम बेचना नहीं चाहते। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। ज़मीन मुझे चाहिए तो चाहिए। वो जब माने नहीं तो मैंने गुंडे भेजे थे उनके घर में। उन्होंने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस वालों के सामने उस बूढ़े की पिटाई की थी। 10 लोग थे, घर का सारा सामान तोड़कर आए थे। उस बूढ़े की पिटाई भी अच्छे से की थी और उस लड़के को भी काफ़ी पीटा था। उसके बाद मैंने कह दिया था,
तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, वो बहुत कम होंगे। ज़मीन मेरे नाम कर दो, जिंदा छोड़ दूंगा, पैसे तो बनते रहेंगे। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मैं चाहता था ये सौदा जल्दी हो जाए। और उस लड़के ने एक गलती कर दी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी, जिस पर एफआईआर हो गई। अब एफआईआर मेरे खिलाफ हुई थी। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी जो मेरी हवेली में आकर मुझ पर हाथ उठा सके। पुलिस वाले फ़ोन करके कह रहे थे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप कुछ करिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपकी हवेली पर हमें आना होगा। और मैंने कहा था आ जाओ, जितनों को आना है, पूरी की पूरी आर्मी ले आओ, मौत के घाट उतार कर वापस भेजूंगा, जिंदा नहीं बचेगा कोई। और वो मुझे कहे जा रहे थे आप केस को बंद क्यों नहीं करवा देते, अब एफआईआर दर्ज हुई है, उसने कंप्लेंट दी थी, वही एफआईआर वापस करवा सकता है, आप बस उसे मना लीजिए। अब उस लड़के के घर पर मैंने गुंडे भेजे थे और जब उन्होंने पीटना शुरू किया, वो बूढ़ा तो मरने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन वो लड़का वो रो रो कर अपने दादा को बचाना चाहता था। मैं छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले पहुंचे और कहने लगे ये मारे गए तो एफआईआर पक्की हो जाएगी और फिर तो मैं फंसूंगा ही फंसूंगा। अब क्या करता, जिंदा तो छोड़ना था, इज्जत का भी सवाल था। अब क्या करूं, जिंदा छोड़ूं या मार दूं? वहाँ कुर्सी पर बैठकर मेरे इर्द गिर्द 100 लोग थे और मैं सोच रहा था क्या करूं इनका। फिर वो लड़का मेरे पाँव पड़कर कहने लगा हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको ज़मीन बेचने को तैयार हैं। मैंने कहा ज़मीन तो मैं खरीदूंगा ही, लेकिन अब इज्जत का सवाल हो गया है, तुमने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसने कहा मैं वापस ले लूँगा, मैं वापस करवा दूँगा। मैंने कहा अब इज्जत की बात है, वो वापस हो जाएगी, लेकिन बिना कुछ किए वापस हो जाएगी। अब क्या करूँ मैं जिससे इज्जत बढ़े? अब उसने वही किया जो उसके दादा ने मना किया था। नहीं, वो कहता रहा दादाजी अब वो चीज़ मुझे इन्हें देने दीजिए, इससे ये खुश हो जाएंगे और शायद यहाँ से चले जाएं। मैं कह रहा था देखो उस ज़मीन को मुफ्त में लूँगा, मैं तो कुछ देने वाला नहीं। तो उस लड़के ने कहा आपको मैं एक महंगी चीज़ देता हूँ, वो ले लीजिए, उसके बाद हमें छोड़ दीजिए। मैं खुश हो गया था, हाँ ये ठीक है, ज़मीन भी दोगे, कीमती चीज़ भी दोगे, जिंदा छोड़ दूँगा, ये सौदा सही है, उसके बाद कभी नज़र मत आना। उस लड़के ने कहा था ठीक है। मैं अब उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था और वो अपने दादा की तरफ, और दादा सर हिलाकर नहीं वो मत देना, वो मत देना, प्लीज़ वो मत देना। और मैंने उस दादा के मुंह पर हाथ रखा और कहा ए बुड्ढे चुप कर, जो आता है वो तो आने देना, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से अमीर हुआ जाता है, मैं दौलत को छोड़ नहीं सकता, दौलत तो मेरी तरफ खींची चली आती है। वो लड़का अपने उस टूटे हुए घर में गया और वहाँ से कपड़े के अंदर कुछ लेकर आया। मैं पहले तो घबरा गया था। मैंने अपने आदमियों को कहा देखो तो ज़रा क्या चीज़ लेकर आया है, कोई चाकू तो नहीं लेकर आया मुझे मारने के लिए। उन्होंने देखा और कहा नहीं नहीं कुछ और ही है। तो मैंने उसे पास आने दिया। मेरे पास आकर उसने कपड़ा हटाया, ये एक चांदी का चिराग था। उसे देखते ही आंखें चमक गई। देखने में बहुत पुराना लग रहा था, सुंदर भी लग रहा था, और उसने मुझे देना चाहा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहे जा रहा था नहीं ये मत दे, ये मत दे, ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। उसके दादा ने बस ये कहा था और मैं हंसते हुए बुरा नहीं हूँ, मुझसे बुरा देखा है कोई? दुनिया में अगर कोई शैतान है ना तो मैं हूँ शैतान, और मुझसे बुरा देखना है तुझे? पकड़ा ये चिराग मुझे दे, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे भरपाई करूँगा। अब एफआईआर वापस हो जानी चाहिए। पुलिस वाले वहीं उनके साइन ले रहे थे और मैं तो उस चिराग को लेकर निकला। वो बूढ़ा आदमी मना करता रहा और मैं अपनी हवेली पर आ गया था। हर रोज़ की तरह मैं हवेली में रात के 8 बजे मुजरा देखा करता था और शराब पिया करता था। मुजरा 1 घंटे में ख़त्म हो गया। अब शराब पीने का समय था 9 बजे और मेरे सामने वो चिराग। वहाँ मेरे कई आदमी थे जो मेरे साथ शराब पिया करते थे। मैं एक एक बोतल उन्हें पकड़ा दिया करता, वो भी खुश हो जाते। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते।
कम से कम मेरी हवेली में 100 लोग हमेशा हुआ करते थे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे हाथ लगाने की। उस चिराग को मैं देखे जा रहा था और एक एक पैग लगाए जा रहा था। फिर मैं सोचने लगा, ये चिराग की कीमत कितनी होगी। मैंने एक आदमी को बुलाया जो पहले सुनार हुआ करता था। बाहर अब मैंने सिक्योरिटी पर उसे रखा हुआ था। जैसे ही वो हवेली के अंदर आया, मैंने उसे चिराग दिखाया और उसने हाथ लगाने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसे चिरागों को हाथ नहीं लगाते, कहते हैं ऐसे चिराग में कोई मनहूस जिन्न कैद किए होते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे चांदी के चिरागों को बनाया ही इसलिए जाता था ताकि इसमें वो मनूसियत को कैद कर दिया जाए। आप ऐसा कीजिए, इस चिराग को खोलिएगा नहीं, इसे कहीं दफना दीजिए ताकि ये मनूसियत वहीं दफन हो जाए। और मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा था, क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आपको पता तो है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, तेरी औकात याद दिलानी थी। क्या औकात है तेरी? काम करता है तू बाहर, मैं देख क्या हूँ, दुनिया जीतना चाहता हूँ, रुतबा दौलत बनाना चाहता हूँ। मुझे बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। जब दौलत आपके पास आती है ना, उसे दफनाया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं राजा हूँ और तू एक छोटा सा रक्षक। जा बाहर, देखता हूँ मैं। वो बाहर चला गया। अब मुझे उस पर गुस्सा भी था और मुझे खुद पर नाज भी हो रहा था। ये लोग नीचे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि इन्हें दौलत पर भरोसा नहीं होता। उस चिराग को हाथ में उठाया था मैंने और उसका जैसे ही ढक्कन खोला, उसके अंदर से राख निकली और ऐसा लग रहा था ये भाप जैसी राख हो। काले रंग का धुआं ऊपर की तरफ उठा था और जैसे छत से चिपक सा गया था। छत काले रंग की हो गई थी और उसके बाद मेरी आंखें खुल सी गई थी। मेरा नशा उतर चुका था। मैंने 3 पैग लगाए थे और नशा उतर गया। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था और मैं गुस्से में कहने लगा, क्या डाला है इसमें? बुलाना तो ज़रा वो सुनार को जो बाहर खड़ा है, कुछ कह रहा था। इसके बाद वो सुनार भागता हुआ अंदर आया और मैंने उसको देखते ही कह दिया, ये देख, इसके अंदर से धुआं सा निकला है, क्या है देख तो ज़रा, छत पे लगा है। और उसने छत की तरफ देखा और कांपने लगा और कहता जा रहा था, ये तो वही है, मैंने आपको कहा ना, मनूस होते हैं ये चिराग, आपको इसे दफनाना चाहिए था। फिर से मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। मैंने पास में पड़ी वो बंदूक उठाई और छत पर उस काली सी राख पर गोली चलाते हुए कहा, क्या है मनूसियत, ले मार दी मनूसियत। अब देख, दिमाग मत खराब कर, सही सही बता, ये धुआं से क्या है, कोई जहरीली चीज़ तो नहीं? इसके बाद एक और आदमी जो एक लैब में काम किया करता था, वो देखकर कहने लगा, नहीं यहाँ पर कोई जहर तो है नहीं, यहाँ किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं है। और मैंने मीटर में चेक किया, कुछ नहीं है इसमें, ये चिराग तो खाली है, कोई धुआं डाला गया होगा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। घबराने की कोई बात नहीं। वो चला गया, लेकिन वो सुनार अब भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको मदद चाहिए, मेरा यकीन कीजिए, ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये शाप का निशान है, शाप जो छत से लग गया है, और ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आपको कहा ना, चिराग में मनुष्यत कैद की जाती है। वो कहानियों को याद मत कीजिए, वो अलादीन का जिन, ऐसे चिराग अच्छे नहीं होते। मैंने फिर से गोली उसके पाँव के करीब चलाई थी और कहा था, देख, एक और बार तूने डराने की कोशिश की, टांगे नज़दीक हैं, बीच में गोली मारूंगा। और वो कानों पर हाथ लगाकर ऊपर की तरफ मुंह करके अल्लाह अल्लाह कहता हुआ भाग गया। और मैं उसे समझाता रहा, ऊपर वाला काम नहीं आता, ताकत यहीं होती है, यहीं रह जाती है। मैं एक और पैग लगाने लगा था। अब उसी चिराग को एक तरफ फेंक दिया और मैंने एक आदमी को इशारा किया, इस चिराग को रख दो अंदर उस तिजोरी में, जब वो सोना और चांदी उसे बेचने का समय आएगा, इसे भी साथ ले चलेंगे। उसने उस चिराग को उठाया और अंदर की तरफ ले गया। ये मेरा सबसे तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड था। ये मेरे करीब ही रहता था क्योंकि मुझे ऐसे ताकतवर लोगों पर भरोसा है। ताकत से उलझने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जहाँ हिम्मत टूट जाती है वहाँ ताकत की शुरुआत होती है। लगभग 6 से 7 पैग लगाए थे मैंने और मेरा सर घूमने लगा था।
लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। उसके बाद सीधा चल पड़ा मैं बेडरूम की तरफ। अब मेरा बेड लगभग 10 बाय 10 का है। खोले बेड पर सोने का जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आता। और नरम गद्दे जिस पर लेटने के बाद असली नींद आती है। पैसों का पूरा खुमार था मेरे ऊपर। लेकिन तकरीबन 11:30 बजे एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे डराना शुरू कर दिया। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, घूम घूम की वो आवाज़ वहाँ गूंजे जा रही थी हर तरफ से। और नशा भी जैसे बड़ी जल्दी उतर चुका था। नींद काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन नींद उस आवाज़ ने जैसे उड़ा कर रख दी थी। मैं अब अपने कमरे से निकला और बाहर चीखने लगा, कौन है? कौन है जिसने मशीन चलाई हुई है? क्या ये घूं घूं की आवाज़ लगा रखी है? पता नहीं है मैं सो रहा हूँ। और बाहर भागता हुआ वही ताकतवर लड़का आया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ सर, क्या हुआ? आपको कौन सी आवाज़ तंग कर रही है, बताइए मुझे। मैं उसे बेडरूम में लेकर गया और वहाँ मैं कहने लगा, ये देख, सुन रही है ये घूं घूं की आवाज़? परेशान हो गया हूँ मैं, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता हो। तब वो कान लगाकर इधर उधर देखता रहा और कहता रहा, आवाज़ तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रही। वो घूं घूं की आवाज़ से मैं इतना परेशान था कि मैंने उसे एक चमाट लगाई और कहा, पागल है, इतनी ऊंची आवाज़ है, तुझे सुनाई नहीं दे रही? अब देख तू बहरा हो गया है, किसी और को भेज, उसे सुनाई देगी। उसके बाद उसने अपने साथी को बुलाया और उसका साथी भी वही कह रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं खुद पर शक करने लगा, यार इतने पैक तो लगाए नहीं थे, ये घूं घूं की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ठीक है, तुम जा सकते हो, देखता हूँ कान साफ करके। पता नहीं ये आज की जो बोतल लेके आया था कौन सी थी, ये इंग्लिश वाली थी ना? साली इंग्लिश वाली होती है ऐसी है, दिमाग ख़राब कर देती हैं। फिर मैं अपने बेड पर लेट गया, लेकिन अचानक मेरी नज़र छत पर पड़ी। बिल्कुल ऊपर छत पर एक काला निशान छपा हुआ था। यह छत बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी, लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही काला निशान जैसा उस चिराग से निकले काले रंग का धुआं जैसा था। मैं अब उठकर बाहर की तरफ गया ये देखने के लिए बाहर वाला निशान क्या इसके जैसा है। मैं वहाँ से आवाज़ें लगाने लगा, यार तुम देखते भी नहीं हो, वो अंदर धुआं कहाँ से आया? किसी ने सिगरेट विगरेट जलाई या कुछ जलाया जो छत मेरी काले रंग की हो गई? वहाँ 2 लोग भागते हुए मेरे करीब आए और मुझसे पूछने लगे, कौन सी छत, कौन सी छत? अंदर गए, अंदर छत साफ थी। जब मैं बाहर से अंदर देखने लगा, अंदर काले रंग की छत थी ही नहीं, कोई निशान नहीं, निशान गायब था। फिर वो कहने लगे, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। और मैं आंखें मलता हुआ, यार अभी तो था, अभी मुझे नज़र आया था, पता नहीं कहाँ गया। आज इस बोतल ने कुछ गलत सा किया है, दिमाग ख़राब सा हुए जा रहा है मेरा। उसके बाद मैं बेड पर लेटने के लिए चला गया। अब मैं छत देखना नहीं चाहता था, मैं बस सोना चाहता था। लेकिन 12 बजे के करीब शायद मैं सोया हुआ था, ये सपना था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने मेरे कान में कहा था, उठ जाओ। ये आवाज़ भारी सी थी और अचानक मैं उठ गया। मैं देखने लगा किसने मेरे कान में कुछ कहा है। फिर मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता था। कल रात जो घटनाएं हो चुकी हैं, मैं पागल साबित नहीं होना चाहता था। मेरी दहशत है कि मेरा दिमाग कितना तेज़ है। अगर उन्हें ये लगने लगा ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कोई भी मुझे इस कुर्सी से गिराकर यहाँ पर बैठने की कोशिश कर सकता है। गुंडे ही गुंडे तो भर्ती करके रखे हैं मैंने बस बात को टाल दिया और दूसरी तरफ करवट लेकर मैं लेट गया। आंखें बंद ही की थी, तभी मेरे कान में एक और आवाज़ आई, सोना मत, ये आखिरी नींद होगी। यह सुनते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। कौन है, कौन है, कौन बोला मेरे कान में? मेरी आवाज़ सुनकर बाहर से भागते हुए 2 लोग आए थे। मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ सर? मैंने कहा, मेरे कमरे में कोई है, कोई ना कोई तो है, मेरे कान में बोल रहा है। देखो जरा कमरे को चेक करो, अलमारी चेक करो, बेड के नीचे चेक करो, मुझे शक है कमरे में कोई छिपा हुआ है। उन्होंने कमरे को पूरी तरह से चेक किया। उसके बाद वो कहने लगे, यहाँ तो कोई नहीं है। अब उनको मैं पूरी बात बताना नहीं चाहता था। फिर मैं उनको कहने लगा, यार वैसे ही मुझे लगा जैसे कोई है, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम अब सो सकते हो, ठीक है, समय हो गया है। मैं अपने बेड पर बैठा सोने की कोशिश तो कर रहा था,
लेकिन घबरा रहा था। आखिर ये भ्रम नहीं हो सकता। कानों में वो आवाज़ पड़ी थी, वो कोई तो था जो कान में बोल कर गया। अब ये शराब की बात नहीं हो सकती। सोने की कोशिश करता रहा मैं, नींद नहीं आ रही थी। नींद मेरी टूट चुकी थी। 3 बजे के करीब फिर से थोड़ी थोड़ी सुस्ती पड़ने लगी। अब नींद के लिए मैं आंखें जैसे ही बंद करने लगा, सामने मुझे काले रंग का एक साया नजर आया। वो साया दरवाजे से ऊपर की तरफ गया और छत पर काले रंग का निशान बना दिया। मेरी आंखें खुल गई थी, आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर ये क्या हो रहा है? उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागा और मैं चीखने लगा था, मेरे कमरे में कोई है, मेरे कमरे में कोई है। सबने मेरे कमरे को चेक किया था, कोई नहीं था। मैंने कहा छत पर कोई चीज़ छत पर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। उसके बाद मुझे लगने लगा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या चीज़ थी वो? या तो ये शराब ऐसी है या सच में मुझे कोई प्रेत नज़र आया है। तब मैं फिर से अपने उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, तो मैं हॉल में घूमने लगा। अब सबके सामने मैं डरा हुआ महसूस भी नहीं होना चाहता था, इसलिए वो रात मैंने चलते चलते गुजारी थी। जब सुबह की रोशनी आ गई तब लगने लगा डर बहुत कम हो गया है। अब मुझे फिर से काम के लिए जाना था। अब कहीं ना कहीं जाऊंगा, वहाँ पर एक और कब्जा करके आऊँगा, तब जाकर दिमाग को थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। इसलिए आज वो मॉल के पीछे वाली जो सड़क बनने वाली है, उसके दूसरे तरफ वाली कुछ ज़मीनों को हड़पने की बात करते हैं। अब मैं कई गाड़ियों के साथ उसी जगह पहुंच गया था। यहाँ कई खेत थे, कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। अब ज़मीन के बारे में पता करना था, तो मैं वहीं पर कुर्सी डालकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कम से कम 200 लोग थे जो सिक्योरिटी पर लगे हुए थे और मैं इंतज़ार कर रहा था उस किसान का। कहते हैं कि उस किसान की भी बहुत जान पहचान है। गांव के लोग इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। देखता हूँ ज़रा इस बार कौन खड़ा होता है। वहाँ पर उस आदमी के साथ गांव के 50 हट्टे कट्टे नौजवान आए थे, लेकिन मेरे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बंदूकों के साथ थे हम। उसके बाद मैंने उसे धमकाना शुरू कर दिया और वो मुझसे झगड़ा करना चाहता था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे 200 लोग जैसे गर्मी में बेहोश हो गए, एक झटके में एक साथ। मेरे लोग बेहोश पड़े थे और मैं उससे साइन लेना चाहता था, किसी को होश नहीं। और वो 50 लोग, वो आदमी सामने बैठकर मुझ पर रोब मार रहा था। अच्छा तो साइन लेने हैं, अभी दिखाते हैं। मेरी गर्दन पर उन्होंने एक तेज़ धार औजार सा रख दिया था और उस औजार को वो घुमाते जिससे मेरी गर्दन कट सकती थी। तब उन्होंने कहा था, वो पीछे वाली ज़मीन, हमें वो पीछे वाली ज़मीन चाहिए। हमारे गांव में किसी की दादागिरी नहीं चलती। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो अपने आदमियों को थोड़ा खिला पिला कर लाना चाहिए था। तब मुझे लगा था इन्होंने कुछ किया है जो सब बेहोश हो गए। अब ये मुझे मार सकते हैं। और समझदारी इसी में होती है, जब आपकी मौत करीब हो तो अपना दिमाग सही करना पड़ता है। मैं मुस्कुराकर कहने लगा, ज़मीन लेने नहीं आया था, मैं तो बताने आया था कि इस ज़मीन की कीमत बहुत अच्छी है और मैं कीमत देने को तैयार हूँ। तो उसने कहा, हम बेचने को तैयार नहीं, लेकिन इसके साथ लगती वो पीछे वाली ज़मीन, हमें वो चाहिए। मैंने कहा, मेरी ज़मीन कोई छीन नहीं सकता, मैं ज़मीनें छीनता हूँ। और मेरी गर्दन पर रखा वो औजार उन्होंने थोड़ा सा और करीब किया, जिससे गर्दन में चुभा। अब मैं हंसकर कहने लगा, देख लो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, मुझे धमकी देना सही नहीं होगा। और वो मुझसे साइन ले गए। अब 5 एकड़ की वो ज़मीन उन्होंने अपने नाम करवा ली थी और वहीं पर मुझे अकेला छोड़ दिया। 200 लोग बेहोश पड़े थे और मैं वहाँ से चलकर बाहर निकला था। कुछ होश में आ रहे थे, कुछ नहीं। और मैं बहुत गुस्से में गाड़ी लेकर हवेली पहुँचा था। कोई भी रास्ते में मुझे मार सकता था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और लगभग 500 लोग बुलवाए थे मैंने वहाँ पर। और 200 जब वहाँ पहुँचे, सबको बहुत ज़्यादा पिटवाया मैंने, बहुत ज़्यादा। मैं उन्हें खास समझता था, लेकिन उन्होंने मेरा क्या हाल करके रख दिया। देखो, एक खास जगह पर मेरी ज़मीन छूट गई
अगर लोगों को ये पता चला कि मुझको धमकाकर मेरी ज़मीन कब्जाई है किसी ने, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वो पूरा दिन मैंने नए नए प्लान बनाने में लगा दिया, लेकिन रात कैसे होने वाली है मैं नहीं जानता था। उस रात मेरे 2 सिक्योरिटी गार्ड, वो हट्टे कट्टे 2 लड़के, अचानक उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गए। मैं जैसे ही भागकर उनके करीब गया, मैं उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहता था। अब अपने नौकरों के लिए खुद को मौत के घाट थोड़े ना उतार सकता हूँ मैं बस आवाज़ें लगाने लगा, देखो तो इन्होंने क्या खाया है, चेक करो ज़रा। उनके मुंह से झाग निकलती गई और उसके बाद वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया 15 मिनट के अंदर। और मुझे लगा था कोई ना कोई साजिश कर रहा है। 200 लोग बेहोश हो गए, ये मारे गए, कोई मुझे मारना चाहता है। अब बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा, मैं खुद बना कर खाऊंगा। मुझे लगता है मुझे मारने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। तब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था और एक आदमी भागता हुआ मेरे करीब आया। ये वही सुनार था और मुझे कहने लगा, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, देखिए इन लाशों की तरफ। मुझे वो खींचकर लाशों के करीब लेकर गया और उनकी गर्दनों पर निशान छपे हुए थे उंगलियों के, जैसे किसी ने उनका गला घोंटा हो। लेकिन मेरे सामने खड़े थे वो, धीरे धीरे झाग निकली थी मुंह से, जैसे जहर उनके अंदर दिया गया हो। तब उसने कहा था, आपको मदद की ज़रूरत है। उस चिराग में है कुछ जो आपके पीछे पड़ा है। मैंने यहाँ घूमते हुए काले साए देखे हैं। मैं जानता हूँ काले साए कौन छोड़ता है। काले साए आपको मारेंगे। उसने 10 लोगों के सामने और कहा था, और इससे मेरी इज्जत धूल में मिल जाती। और मैंने उसके माथे पर बंदूक रख कर कहा था, तू जिंदा रहना चाहता है या वो काले साए की कहानी सुनाता रहेगा? बता, अभी बोल, काले साए होते हैं या नहीं? बोल बोल बोल। उसने नजरें झुकाकर कहा था, नहीं होते। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। सर झुकाकर वहाँ से बाहर गया था और बाकियों के सामने सीना चौड़ा कर लिया था। मैंने अपने बेडरूम में गया था, मैं दरवाज़ा लगाया था और मेरी टांगें कांप रही थी। कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा, मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। क्या करूं? सच में कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत, कोई पिछल पैरी पीछे तो नहीं पड़ गई मेरे? मैं अपने पलंग पर लेट गया था। थोड़ी सी आंखें बंद होने लगी तो मुझे महसूस हुआ पलंग थोड़ा सा हिला। आंखें खोली मैंने और मेरी छाती पर काले रंग का एक साया। उसका सर लंबा था, लगभग 2 फुट लंबा सर और साधारण शरीर, लेकिन पूरा तारकोल की तरह काला, जैसे कोयला मला हुआ हो शरीर पर, लेकिन चमकीला सा। उसे देखते ही मेरी चीख नहीं निकल रही थी। गला पकड़ रखा था उसने और उसकी उंगलियां गले के अंदर महसूस हो रही थी। हिला रहा था वो उंगलियां और उसकी एक मुस्कुराहट। उसका मुंह अंदर से लाल था, होंठ भी लाल थे, और उसके मुंह में जब मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऐसा लगा जैसे उसका मुंह मेरी आंखें खींच रहा है। मैं उसके गले के अंदर की वो छोटी छोटी नाड़ियां देख पा रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मैंने हर कोशिश की, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। फिर मैं समझ गया, ये सच में वो कोई काला साया है। ये कोई प्रेत है, कोई भूत है जिसने मुझे मारने की ठान रखी है। बड़ी मुश्किल से मैं एक तरफ पलटा था और जैसे ही मैं पलंग से उतरा वो गाया। फिर से काले रंग की वो राख छत से चिपकी हुई थी। कोई मनुष्य थी जो मेरा पीछा कर रही थी और बिल्कुल सर के ऊपर से। मैं भागकर बाहर गया और चिल्लाने लगा, सभी इधर इकट्ठे हो जाएं, सभी इधर इकट्ठे हो जाएं। वहाँ कम से कम 150 लोग थे। वो 150 लोग वहीं पर इकट्ठा हो गए थे और उन्हें तब मैंने कहना शुरू किया था, है कुछ जो मेरा पीछा कर रहा है, कब से मेरा पीछा कर रहा है। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरा पीछा कोई भूत कर रहा है। वो मुझे सोने नहीं दे रहा। अभी मैंने अपनी छाती पर देखा, कुछ लोगों ने मुस्कुराया था, चेहरे पर मुस्कान दिखी थी। कुछ सीरियस थे, कुछ ने चेहरा घुमा लिया था। एक तरह से मानूं तो वो हंस रहे थे मुझ पर, और मैं जिंदा बचूं या इज्जत बचाऊं ये समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी बंदूक निकाली और ऊपर की तरफ गोलियां चलाई और कहा, मेरी बात का यकीन करना होगा। मुझे लगता है किसी ने कोई शाप दिया है मुझे।
मुझे लगता है कोई मनुष्यत ने घेर लिया है मुझे। अब कुछ गड़बड़ होगी। आज रात निकालनी है। आ जाओ सब मेरे कमरे में, आ जाओ सब मेरे कमरे में, मेरे कमरे में सब बैठेंगे। वहाँ 150 लोग मेरे उस बड़े से कमरे के अंदर। सांस तक नहीं ली जा रही थी मुझसे, लेकिन छत पर वो काला निशान सबको नजर आया था। तब मैंने सबको दिखाया, ये क्या है, ये काले क्या है। उन्होंने कहा कल साफ करवा देंगे। वो सुनार यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो इस हवेली को छोड़कर जा चुका था। अब मैं और ज़्यादा घबराने लगा। तभी मैंने एक आदमी को कहा, जल्दी से जाओ, वो चिराग पड़ा है ना अंदर तिजोरी में, लेकर आओ उसे, मुझे वो चिराग चाहिए अभी। वो लेने तो गया, वापस नहीं आया। 10 मिनट 15 मिनट मैं इंतज़ार करता रहा और फिर मैंने दूसरे को भेजा, कहाँ गया वो मोटा, लेकर नहीं आया अभी, जाओ जाकर देख कर आओ चिराग क्यों नहीं लेकर आया, कुछ लेकर तो नहीं भाग गया। दूसरा आदमी गया, वो भी वापस नहीं आया। उसके बाद मैंने 2 और लोगों को भेजा, वो भी वापस नहीं आए। फिर मैं खुद वहाँ पर जाना चाहता था। मैं 3-4 लोगों को लेकर उस तरफ गया, वो भीड़ मेरे पीछे थी। जैसे ही तिजोरी खोली, वो बेहोश, उनके मुंह से झाग निकल रही। चारों लोग बेहोश पड़े थे और वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। उन्हें बाहर निकाला गया और 4 लोग लगे उन्हें अस्पताल ले जाने में। कोई जहर था जो उनके अंदर फैल गया था। आज की रात क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा था। जब इस शाप की बात सबको पता लगी, मनुष्यत की बात उन लोगों को पता लगी, कई लोग उसी समय हवेली छोड़कर जाना चाहते थे। सबको धमकाया था मैंने, सबको डराया था मैंने, लेकिन वो 45 से 50 लोग थे जो एकजुट हो गए। अब उन्हें रोका नहीं जा सकता था। वो जाना चाहते थे या काम छोड़ना चाहते थे। मैं अब इस तरह लोगों को निकाल नहीं सकता, तो मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उस चिराग को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में ना थी। मुझे सच में लग रहा था चिराग में कुछ ना कुछ तो है। कल सुबह मैं सीधा उस लड़की के पास जाऊंगा। वो चिराग दे रहा था, उसका दादा बोल रहा था चिराग मत दे। कुछ ना कुछ तो जानते हैं वो इस चिराग में क्या था जो मेरे पीछे पड़ गया है। अब अगली सुबह बड़ी मुश्किल से हुई थी। पूरी रात उन लोगों के बीच में रहा था मैं, और सुबह मैं जैसे ही उस गांव की तरफ निकलने का प्लान बनाने लगा, मुझे ये खबर मिल गई कि घर में हुई घटनाओं की जानकारी वो पेशा भाई को हो गई है। पेशा भाई पहले से गैंगस्टर था, लेकिन बचकर रहता था। अब मेरा रुतबा यहाँ इतना हो गया कि पेशा का काम ही नहीं बन पाया। कह रहे हैं कि मेरे आदमी पेशा के पास गए और उन्होंने पेशा को बता दिया कि मनुष्यत मेरे पास आ गई है और आज सुबह कई लोग काम छोड़कर जाने वाले हैं। ये बात जब मुझे पता चली थी, 40 लोग थे मेरे साथ। फ़ोन लगा रहे थे हर किसी को, कोई मेरी हवेली में आने को तैयार नहीं। ऐसी मनुष्यत छाई थी हवेली में कि मेरे इतने लोग अपने आप झाग निकलने के कारण मर रहे हैं। कुछ अस्पताल में भर्ती हैं, जहर देकर मारा जा रहा है यहाँ पर। इस बात से सब डरे हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं उन 40 लोगों को लेकर जैसे ही उस गांव में पहुँचा, उस घर में जाने से पहले पेशा के आदमियों ने घेर लिया था। अब पेशा के आदमी 150, हमारे पास 40, लेकिन हमारे पास पैसे थे। बंदूकें थी महंगे वाली, उनके पास देसी बंदूकें। अब हमारा झगड़ा तो होना ही था। पहले वो मुझसे कहने लगा, देख बशीर, काम को छोड़। देख बशीर, ये इलाका मेरा है। पहले तुझसे मैं कहा करता था, अब तुझे तो अमीर बनना था, तू मानता नहीं था। अब देख ये इलाका तुझसे छुड़वाया भी जा सकता है, दुनिया तुझसे छुड़वाई भी जा सकती है। जिंदा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा ना। सच में अगर यहाँ गोलीबारी होती तो काफ़ी लोग मारे जाते। मैं भी मर सकता था, पेशा भी मर सकता था। और यहाँ के कुछ उसूल हैं, मरेगा तो किसी एक गैंग का मेंबर मरेगा, दोनों के नहीं मरने चाहिए, वरना फ़ायदा किसी तीसरे को हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लड़ाई का फैसला किया। पहले तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मेरा शरीर तगड़ा था, अब बशीर से हाथ कोई भी नहीं लगना चाहता था, लेकिन पेशा भी पहलवानी किया करता था, 2-2 हाथ करने को तैयार। मैंने अपनी शर्ट उतारी और तभी मेरा सर घूमने लगा।
मुझे ऐसा लगा मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया है और वही काला साया, ये भयानक चेहरा, वो मेरे सर में दर्द किए जा रहा था। मेरा सर फटने को था, घुटनों पर आ गया मैं, और उसके बाद मैं चीख रहा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वहाँ कई लोगों ने मुझे पकड़ा था, मेरे साथियों ने। वो पूछे जा रहे क्या कर रहा हूँ मैं क्या बताता। लेकिन वो काला साया बस एक ही बात मेरे दिमाग में घुमाए जा रहा था, मेरे कान में बोली जा रहा था, सारे कपड़े उतार, सारे कपड़े उतार। अगर एक भी कपड़ा तेरे शरीर पर हुआ, तेरे सर को नोच लूंगा, शरीर में और दर्द करूंगा। खोल कपड़े, खोल कपड़े। और ये दर्द मैं सह नहीं पाया तो मैं सबके सामने वो कपड़े उतारने लगा। शरीर पर एक भी कपड़ा ना छोड़ा था मैंने। उसके बाद वो दर्द कम हुआ और वो अब भी सर को पकड़े हुए। भाग यहाँ से, तुझे यहाँ से भागना होगा। अगर तू यहाँ पर रुका तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तभी उसने अपनी वो उंगलियां गर्दन में दबाई। दर्द महसूस हुआ और मैं जानता था ऐसी अजीब सी मनुष्यत मुझे मार सकती है, ये भूत मुझे मार देगा। मैं नंगा भागा था उस लड़ाई से, कपड़े उतार कर। मेरे 40 साथी घबरा गए। मैं देख रहा था उन्हें, मैं क्या करता। और पीछे से पेशा हंसता हुआ। आसमान में गोलियां चलाई थी उन्होंने और मैं नंगा वहाँ से हवेली की तरफ भागा था। और जब मैं हवेली में पहुँचा, मेरे 40 लोग वापस आए ही नहीं। अकेला था मैं हवेली में, अकेला। फ़ोन लगाए जा रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं रोए जा रहा, करूं तो करूं क्या। उसके बाद वहाँ पर आया बिलाल। बिलाल की हवेली को अड़पा था मैंने। ये बिलाल की ही हवेली थी और पता नहीं कैसे उसको ये खबर मिल गई। बिलाल अब पेशा से बात करके यहाँ आया था, कम से कम 75 लोगों को लेकर, और घेर लिया इस हवेली को। वो पूरा पेपर लेकर आया था। उसने मुझे वहीं बिठाकर वहीं साइन लिए थे। वहाँ वो पटवारी भी था। इसके बाद ज़मीन उसके नाम करवाई। क्या करता, मेरे गर्दन पर बंदूक रखी थी, सर पर 3 जगह पर AK-47 रखी गई थी, मुझे साइन करने ही थे। तब उन्होंने फिर से कपड़े उतारे जो मैंने अभी अभी पहने थे। हवेली से बिना कपड़ों के उन्होंने भगाया मुझे। मैं नंगा भाग रहा था और मेरे पास छिपने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ से मैंने कई लोगों को फ़ोन लगाया था, लेकिन मेरा फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। बड़ी मुश्किल से जो कपड़े मिले वो मैंने पहने। कुछ लोग थे जिन पर एहसान किया था, एहसान का बदला उन्होंने सिर्फ कपड़े देकर चुकाया। इस तरह मैं समझ नहीं पा रहा था करूं तो करूं क्या। अब मैंने सीधा फ़ोन उस सुनार को लगाया और वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। बस यही कह रहा, किसी मज़ार में चले जाओ, अब तुम्हें कोई बाबा ही बचा सकता है। तुम्हारी जो हालत है उस चिराग के कारण है। ये सुनकर अपनी हवेली में मैं भीख मांगने के लिए आया था। अब मैंने बिलाल से भीख मांगकर बस वो चिराग लिया और उसके बदले एक और ज़मीन उसके नाम कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बस वो ले गया था। इस तरह मैं वहाँ चिराग लेकर एक मज़ार में पहुँचा। लेकिन अब मुझे समझ में आया, बुरे काम आपके सामने आते ही हैं। वो बाबा वही था जिसकी ज़मीन को मैंने अपने नाम किया था। इस मज़ार को बनने नहीं दिया था मैंने। पीछे की सारी ज़मीन मैंने हड़पी थी, वो सब खो चुका था मैं। अब उस बाबा से मैंने कहा था, एक शाप मेरे पीछे है इस चिराग से। उसने उस चिराग को पकड़ा, अपना कोई झाड़ फूक की और फिर कहने लगा, अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुझे पता है ये चिराग में क्या था? मरीद जिन्न था, मरीद जिन्न। और ये मनूस मरीद जिन्न जिसके पास रहता है बर्बादी ला देता है। उसे सड़क पर आना पड़ता है, ना इज्जत रहती है ना शोहरत रहती है। वो कीड़ों की तरह ज़िंदगी जीता है। ये मरीद जिन्न मनूस है। तुझे कहाँ से मिली ये चीज़ और तूने खोला क्यों इसे? अब मैं क्या ही कहता, मुझे तोहफ़ा मिला था। और फिर उस बाबा ने कह दिया, तेरी झाड़ फूक कोई भी नहीं करेगा, तुझे कोई पसंद ही नहीं करता। अब जा, जी ले अपनी ज़िंदगी जो बची है।
मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बस ये चिराग जिसे मैं बेच तक नहीं पा रहा था। अब रातों को मैं सो नहीं पाता और दिन के वक्त वो गर्दन पर उंगलियां गड़ाकर कपड़े उतार देता। मैं नंगा होकर सड़कों पर घूमता, भिखारी की तरह मांगना पड़ता, खाना पड़ता। सड़क पर ला दिया था उस जिन्न ने और मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मैं दुनिया से दूर हो गया ताकि मेरे बिना कपड़ों के इस रूप पर लोग हंसे ना। मैं इस गंदे शरीर को लेकर अब भी इस रास्तों में भटकता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं और मैं उस जिन्न से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। ये मनहूस जिन्न मुझसे चिपक गया है। मैं जिस भी मज़ार में जाता हूँ वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाता हूँ, क्योंकि ये जिन्न कहता है जाना है तो बिना कपड़ों के जाना होगा, वरना तुझे मार दूंगा। और बिना कपड़ों के वो घुसने नहीं देते। मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पर है। सत्ता गई, शहरत गई, ताकत गई, इज्जत गई, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं भटक रहा हूँ दर दर भिखारी की तरह, और वो भिखारी जिसको सब जलील करते हैं। मुझे नहीं पता बचने का क्या रास्ता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। मुझे बचना है। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ ना।